दो दिन पहले अमरीकी सफीर की अडियाला जेल में आमद की हकीकत आज खुल के क्या सामने आई है। हुकूमत डर के मारे पेट्रोल की कीमत कम करेगी या फिर इस ज़िमन के अंदर कोई सादेबाजी कर ली है और ढोंग रचाया जाएगा। इमरान खान के आर्मी चीफ को दिए गए बयान के ऊपर हुकूमती ओहदेदारों में इस वक्त खलबली क्यों मची हुई है? क्या बात हो चुकी है कि अक्टूबर और नवंबर में जाके ये हुकूमत घर चली जाएगी और नई हुकूमत आएगी और नई हुकूमत में वो पुराने लोग होंगे? इमरान खान के केसेस वाले जज तब्दील करके किन बेंचेस में मुंतकिल कर दिए गए हैं? आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद के अंदर धरने का ऐलान किया। उनके धरने को रोकने के लिए हुकूमत ने बड़े प्लान किए। तमाम इश्यूज के ऊपर बात की जाएगी, जिसमें हुकूमती इस वक्त तर्जुमानों की बात कि हुकूमत उस धरने के हवाले से क्या राय रखती है, फिर ये बात कि कितने कारकुन गिरफ्तार हुए हैं, फिर ये बात कि अब तक उनके साथ कौन कौन सी मुशावरत हो चुकी है, फिर ये बात कि दो अतराफ के मकासद एक ही जैसे क्यों दिखाई देते हैं, फिर ये बात होगी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ रुजू पीटीआई ने क्यों किया, उसके अलावा किसी के क्या लंदन वापस जाने की तैयारी हो रही है, फिर उसके अलावा ये भी बात होगी कि निजी महाफिल में इस वक्त गुफ्तगू क्या हो रही है और हुकूमत को इस ज़िमन के अंदर क्या परेशानियां दरपेश हैं। बात करते हैं तारड़ साहब के हवाले से, जो ये कहते हैं कि जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात के लिए हमने टीम तैयार कर ली है, उनके साथ मुज़ाकरात भी होंगे और मुज़ाकरात की रोशनी के अंदर उनके मुतालिबात भी माने जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि लियाकत बाग रावलपिंडी में इनको जलसे की इजाज़त थी, लेकिन ये इस्लामाबाद क्या लेने गए ये मालूम नहीं। सिर्फ इसी बात पर रहिए, हुकूमत का दोगलापन कि लियाकत बाग रावलपिंडी में इनको जलसे की इजाज़त थी। अगर जलसे की इजाज़त थी तो सवाल ये पैदा होता है कि 1200 से ज़ायद कारकुनान गिरफ्तार क्यों किए? अगर जलसे की इजाज़त थी तो दफ़ा 144 में आपने जलसे की इजाज़त किन बुनियादों पे दे दी? अगर जलसे की इजाज़त थी तो दूसरी जमातों को जलसे की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? अगर जलसे की इजाज़त थी तो अदालत के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है वो किस हद तक गलत है? यानी आप दफ़ा 144 के नफाज का ऐलान करते हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम देते हैं कि देखें जी, हम किसी को जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे। आप हर तरफ यही ऐलान करते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर डेप्यूटी कमिश्नर और कमिश्नर किसी सूरत भी जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। आपके सरकारी वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सुमन रिफत के सामने इस बात का इकरार करते हैं कि हम जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपने देनी है तो आप दे लें। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो सकता है, तो जमात इस्लामी को किन बुनियादों के ऊपर आपने लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे की इजाजत दे दी? या तो मानिए कि गलत बयानी से काम लेते हैं, दोगलापन है आपका, या फिर ये कह लीजिए कि सियासत के अंदर दोगलापन कोई नहीं होता। आज किसी की मंशा के मुताबिक आप मीठा मीठा हप हप कर रहे हैं, कल किसी की मंशा के मुताबिक आप कड़वा कड़वा थू थू भी कर देंगे। इसी बुनियाद के ऊपर आपने ये साबित किया कि आप किसी एक के लिए कोई नरम गोशा नहीं रखते। दूसरी बात यह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी जमात इस्लामी का यह धरना एक पैगाम है कि भाई साहब, कोई भी हुकूमत जो है वो अपने खिलाफ एहतजाज की इजाज़त नहीं देती। अगर जमात इस्लामी को एहतजाज की इजाज़त नहीं थी, उनके 1200 से 1300 कारकुनान गिरफ्तार हुए, वो रुकावटों को अबूर करके इस्लामाबाद पहुंचे, इस्लामाबाद में अब धरना दिए बैठे हैं, मुख्तलिफ शाहराहों को ब्लॉक किया, फिर शाहराहों को खोल दिया गया और एक समत में होकर धरना दिए बैठे और मुतालिबात अपने रखे हुए हैं। तो इसलिए जो धरने होते हैं, जो एहतजाज होता है, जो मार्च होते हैं, वो फैसलों और इजाज़त की मरहून मिन्नत नहीं होते। ये उन लोगों के लिए पैगाम है कि जो ये समझते थे कि अपने कारकुनान को ये बता दें कि हम खान की रिहाई के लिए इकदाम उठा रहे हैं, हम जलसों की इजाज़त के लिए अदालतों से रुजू कर रहे हैं, हमने आइन और कानून को हाथ में लेके रखना है, हमने सही पैराए के अंदर अपनी सियासी जद्दोजहद को आगे बढ़ाना है। तो उनके लिए पैगाम ये था कि जलसों की इजाज़त आपको अगर नहीं मिलेगी, 5 साल तक नहीं देंगे, तो क्या आप जलसे नहीं करेंगे? क्या कॉर्नर मीटिंग्स नहीं होंगी? क्या धरने नहीं दिए जाएंगे? अगर इसी समत में आपने गामजन रहना तो फिर ये आपकी मर्जी और मंशा है। दूसरी तरफ जमात इस्लामी की जो डिमांड्स हैं, उसमें बिजली की कीमतों को कम करने के हवाले से तो बात है, लेकिन IPPs के जंजाल के ऊपर भी बात की गई। वही नुक्ता जो है वो गौहर एजाज साहब भी उठाते हैं, और गौहर एजाज साहब ने जो निगरां हुकूमत में बतौर वफाकी वजीर इस तरह का कोई इकदाम नहीं उठा सके, वो अब
ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन यानी एप्टमा के साथ बैठ के अब ये समझते हैं कि आईपीपीज का जो बोझ है उसको खत्म करना चाहिए। लेकिन वो जिन मिल्स वालों के साथ बैठ के कर रहे हैं वो बिजली खरीद रहे हैं और जो दूसरे हैं वो बना भी रहे होंगे। अब ये मुतालिबात दो अतराफ के वो एक जैसे जो हैं, तो क्या ये मकासद भी एक तरह के ही हैं और एक समत से ही हैं या फिर ये मुखालिफ समत में हो सकते हैं? दूसरी बात ये कि मैंने 2 दिन पहले अपने व्लॉग के अंदर ये बात की थी कि अडियाला जेल में अमरीकी जो काउंसिल है उसके 3 अफराद जो हैं वो आए हैं मुलाकात करने के लिए, और ये मुलाकात जो है ये हुकूमती ईमा के बगैर कतई तौर पे नहीं हो सकती। उसको रिपोर्ट किया गया कि 3 कैदी थे मुख्तलिफ शहरों के जो अमरीकी शहरियत रखते हैं, उनके साथ ये मुलाकात हुई। आज के दिन ये बातें होना शुरू हुई हैं कि वो मुलाकात जो है वो अडियाला के एक बड़े कैदी से भी हुई है, इसका दावा किया जा रहा है आज के दिन। और मैंने 2 दिन पहले ये बात की थी कि मुलाकात होने वाली है और हुकूमती ईमा के ऊपर होगी। हुकूमत प्रेशराइज है या हुकूमत किसी दूसरे को मैसेज देना चाहती है, या वो ऐवान कांग्रेस का जो मामला था कि हमें दिखाया जाए कि किस सहूलत के तहत रखा जा रहा है, तो इसको डिस्क्लोज तो उस बड़े पैमाने पर नहीं किया गया। लेकिन ये लगता है कि ऐवान कांग्रेस की उस डायरेक्शन के ऊपर ये मुलाकात हुई है। इस ज़मन के अंदर हुकूमत खुद आके जब इसका एतराफ़ कर ले तो ठीक, अगर हुकूमत इसका एतराफ़ नहीं करती तो फिर ये जो बातें जन्म ले रही हैं कि मुलाकात हुई हैं, उन बातों के पीछे के मकासद और उनके सोर्सेज पे भी मंजर आम पे आने चाहिए। उसके अलावा जमात इस्लामी के जो मुतालिबात हैं उनमें एक मुतालिबा जो है वो महंगाई को कम करना है, और उसका एक उनसर पेट्रोल की कीमत भी है। जो हुकूमत वक्त है वो पेट्रोल की कीमत में कमी करने के लिए इस वक्त कोशिश है। आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें हैं वो कम हो चुकी हैं। दूसरा, ये डीरेगुलेट कर रहे हैं कि इसे वफाकी हुकूमत के तसल्लुत से निकाल के मार्केट पे छोड़ा जाए और मार्केट उस वैल्यू का तयन करे कि तेल की कीमत क्या बनेगी। तो यहां पर हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत जमात इस्लामी के कंधे पे रखे कि देखें जी, अवाम के हुकूक के लिए एहतजाज किया गया और हुकूमत वक्त ने अवाम के मुतालिबे को मानते हुए ये कीमत को कम कर दिया। ये पैंतरा खेला जाएगा। लेकिन आलमी सतह के ऊपर पेट्रोल की कीमतें माजी की निस्बत अब थोड़ी सी कम हुई हैं, और इसी तनाजुर में पाकिस्तान में भी ये कम होंगी। जहाँ पे आप लेवी को बढ़ाना चाह रहे थे और आपने लेवी को इस हद तक बढ़ा दिया जिस हद तक तो IMF ने डिमांड भी नहीं कर रखी थी, और अब आके आप पेट्रोल की कीमत में कमी को वाक़ई करेंगे। फिर उसके साथ ये खबर रिपोर्ट की गई कि खान साहब के ऊपर जो मुकदमात थे, उन मुकदमात के हवाले से जो 2 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की, जिसमें जस्टिस अनवारुल हक पन्नू थे और जस्टिस तारिक सलीम शेख थे जो लाहौर हाई कोर्ट के थे। तो आज खबर ये फैलाई गई कि जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब को उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी उनका तबादला कर दिया गया और उन्हें मुल्तान बेंच में ट्रांसफ़र उनकी कर दी गई है। और ये खान साहब के केसेस सुन रहे थे हाई कोर्ट में। इन दिनों छुट्टियां, और जब छुट्टियां होती हैं तो ये जो बेंचेस हैं वो तब्दील होते रहते हैं। बेंचेस तब्दील हो रहे हैं, जब छुट्टियां ख़त्म होंगी तो रेगुलर बेंचेस लगाए जाएंगे। जो आप माहिर कवानीन हैं उनसे ये पूछ लीजिए, जो कोर्ट के रिपोर्टिंग करते हैं उनमें से अगर किसी ने इसको बाकायदा तौर पे ख़बर बना के ये कहा है कि उस केसेस के जज को खुसूसी तौर पे कुछ मकासद के तहत उनके बेंच की तब्दीली कर दी है, तो इसमें जो है वो हकाइक नहीं है। बेंच वही है जो जस्टिस तारिक सलीम शेख DB बेंच वही है जिसमें जस्टिस अनवारुल हक पन्नू भी मौजूद हैं। लेकिन ये तातीलात की वजह से बेंचेस तब्दील होते हैं, तो उन्हीं बेंचेस में तब्दीली की वजह से वो कुछ केसेस मुल्तान बेंच के भी सुनेंगे। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपनी निजी महाफिल में बैठ के ये गुफ्तगू करते हैं कि हमारी बात हो चुकी, अक्टूबर और नवंबर में हुकूमत तब्दील हो जाएगी। इस पे वो ये कहते हैं कि ये उनकी खाम ख्याली है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी आप अगर इलेक्शन से पहले आपके अपने लोग इस बुनियाद के ऊपर अपना बयानिया बना रहे थे और लोगों को अपनी तरफ वोट देने के लिए माइल कर रहे थे कि साड़ी गल हो गई है, उसको आप फखरिया तौर पे पेश करते थे, उसको आप स्लोगन के तौर पे पेश कर रहे थे, उसको आप एक मेडल के तौर पे पेश कर रहे थे, उसको आप एक गारंटी के तौर पे पेश कर रहे थे, उसे आप रोल ऑफ ऑनर के तौर पे पेश कर रहे थे, तो उस वक्त आपको यह जाम था कि हुकूमत आपकी आएगी और उसी जाम के मुताबिक हुकूमत आपकी बनी।
اور اگر اب کسی کو زعم ہے کہ حکومت ان کی بنے گی تو جہاں پر وہ اپنے سیاسی اطوار، سیاسی مقاصد، سیاسی بیانیے کی نفی کریں گے تو وہاں پر اگر انہیں حکومتی طور پہ فائدہ ہے تو اس سے بڑا فائدہ تو آپ کو ملے گا. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ عوامل یہی کار فرما ہے تو پھر آپ کی پریشانی، آپ کی بے چینی وہ بجا ہے. رہیے پریشان، اور آپ کی پریشانی جو ہے وہ کسی کو کتنی مسرت دیتی ہے یا کسی کو کتنا سکون دیتی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں غرض ہے تو صرف پاکستان کے عوام سے کہ پاکستان کے عوام کو کس حد تک سکون ملتا ہے، ان کے لیے راستے کس حد تک آسان ہوتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.